हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ सुजीत सिंह एंड वेलकम टू टारगेट क्लासेस पटना। पिछले वीडियो तक अगर आप लोगों को याद हो तो हम डेमोक्रेसी का तीन फीचर हम डिस्कस कर चुके थे और हमारा लास्ट फीचर यानी फोर्थ फीचर हमारा बचा हुआ था जिसे आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ फीचर हमारा जो डेमोक्रेसी का है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी किस तरह का रूल ऑफ लॉ क्या होता है या किसकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए राइट्स की, उसे अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले आपको एक कंट्री का स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। उस कंट्री में क्या क्या घटना घटी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या स्टोरी है उस कंट्री की, उसे पहले हम समझ लेते हैं। कौन से कंट्री का स्टोरी है? वो है कंट्री जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे एक कंट्री है। आप जिम्बाब्वे देखिएगा तो कहां पर है, तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आप अगर सदर्न पार्ट्स में जाइएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट्स में आप एकदम, तो सबसे आपको साउथ में मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ आपको ये जिम्बाब्वे कंट्री दिख जाएगा। यहां पर क्या प्रॉब्लम्स थी, तो देखो जिम्बाब्वे में क्या था कि पहले जिम्बाब्वे कॉलोनी थी, ठीक है, एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था। तो क्यों इंडिपेंडेंट नहीं था? तो वहां पर व्हाइट माइनॉरिटी रूल थे, यानी यूरोपियंस वहां पर रूल करके रखा था। और फाइनली इसको क्या होता है कि जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में इसे इंडिपेंडेंस मिलती है। किनसे इंडिपेंडेंस मिलती है? व्हाइट माइनॉरिटी रूल से इन्हें क्या मिलती है? इंडिपेंडेंस मिलती है। कब मिलती है? 1980 में। तो अगर देखिएगा आप, देखिए जो यूरोपियंस थे ना, चाहे वो फ्रांसीसी की बात मैं कर लूं, फ्रेंच यानी, और उसके अलावा स्पेनिश की बात करूं, डच की बात करूं, या जो ब्रिटिश है, इन लोगों ने मतलब वर्ल्ड के ज्यादातर जो कंट्रीज थे, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री हो या एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्री हो, ज्यादातर पार्ट्स में इन्होंने अपना क्या करके रखा था? रूल करके रखा था या कॉलोनी बना के रखा था, और इनका बहुत मिसयूज करते थे अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। चाहे वो अफ्रीका में आप देखिएगा तो साउथ अफ्रीका भी क्या था? व्हाइट माइनॉरिटी जो थे, यूरोपियंस थे, उनके मतलब अंडर में कॉलोनी था। और साउथ अफ्रीका को तो और बाद में आपको क्या मिला है? उनको इंडिपेंडेंस मिला है। कब मिला है साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस? तो 1994 में। और उनके लिए इंडिपेंडेंस के लिए सबसे ज्यादा आवाज वहां पर कौन उठाए थे? तो उनका नाम था नेल्सन मंडेला, जिसे हम नेक्स्ट जो चैप्टर है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हम और अच्छे से समझेंगे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि 1980 में क्या मिलता है? इंडिपेंडेंस मिलता है जिम्बाब्वे को। किनसे? व्हाइट माइनॉरिटी से। अब देखो ये जो इंडिपेंडेंस यहां पर मिली, तो इस इंडिपेंडेंस में एक पार्टी थी वहां पर जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी, अच्छे से ध्यान सुना, जानू पीएफ पार्टी नहीं, जानू पीएफ पार्टी, जेड है, ठीक है। तो जानू यहां नहीं समझ लेना है, यहां जानू समझना है। यहां पर पार्टी का नाम क्या है? जानू पीएफ पार्टी। इन्होंने क्या किया? लेड फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल को, यानी कि यहाँ के इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी जो थी वो थी जानू पीएफ पार्टी। हमारे इंडिया में अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस मिली, तो उसमें तो फ्लैग मतलब कि लेकर आगे सबसे चलने वाली जो पार्टी थी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले की जो पार्टी का नाम कौन था? उस पार्टी का नाम वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली थी फ्रीडम स्ट्रगल में। उसी तरह से यहां पर जिम्बाब्वे में उस पार्टी का नाम क्या था? जानू पीएफ पार्टी था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दे लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस पार्टी का एक फेमस लीडर था, देखिए जानू पीएफ पार्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की ही, साथ में यहाँ की इस पार्टी का एक इंपॉर्टेंट लीडर था, उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ध्यान सुनिएगा, उस लीडर का नाम क्या था? रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया? ये बहुत पॉपुलर थे, यहाँ पर क्या थे? बहुत पॉपुलर थे। अब जब इंडिपेंडेंस मिल जाता साउथ अफ्रीका में, तो जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि जैसे इंडिया में गांधी जी वगैरह जितने पॉपुलर थे, एक तरह से बहुत पॉपुलर लीडर थे, उसी तरह से वहां पर जानू पीएफ पार्टी के रॉबर्ट मुगाबे साहब बहुत पॉपुलर थे। अब देखिए जब इंडिपेंडेंस मिली तो पब्लिक यानी कि वहां के पीपल के द्वारा तो सपोर्ट इनको काफी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वहां के क्या बन जाते हैं? इंडिपेंडेंस के बाद दे बिकम प्रेसिडेंट, ही बिकम प्रेसिडेंट, यानी कि वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं? रॉबर्ट मुगाबे बन जाते हैं। रॉबर्ट मुगाबे क्या बन जाते हैं? वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट तो बन गए, बहुत अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें चली। 1980 में क्या होती है? इंडिपेंडेंस मिलती है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या होता है? वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए सबसे ज्यादा जो आवाज उठाई थी वो कौन पार्टी थी? जानू पीएफ पार्टी, जानू पीएफ पार्टी। और जानू पीएफ पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। और ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंस के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं। अब प्रेसिडेंट तो पहली बार तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन इनके मन में एक तरह से लालच आ जाती है। ये कुर्सी और सत्ता का लालच सबके अंदर होता है कि भाई हम एक बार बन जाए तो बार बार हम ही बने, ऐसा थोड़ा सोचते हैं। ये भी इसी तरह से सोचे, पहली बार तो ये बन गए, लेकिन अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से ही वॉज पॉपुलर, बहुत पॉपुलर थे।
और जैसे ही बहुत पॉपुलर थे तो ये सोचे कि अगली बार मैं ही क्या बनूं, प्रेसिडेंट बनूं, मैं कुर्सी नहीं खाली करना चाहता। तो इस तरह से इनके मन में आया और अगली बार से ये क्या करने लगे, बट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। अगली बार से ये इलेक्शंस में अनफेयर तरीके से सारी चीजें करने लगे। क्या क्या अनफेयर मींस का अडॉप्ट करने लगे, इलेक्शन में कैसे करप्शंस करने लगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करने लगे इलेक्शन में, उसे हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, तो सबसे पहले दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। सबसे पहला अनफेयर जो मीन्स अडॉप्ट करते हैं, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही उस कंट्री में एक तरह से राइट्स देता है पब्लिक को, एक तरह से गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करता है। यहां पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहला कि दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। तो बहुत बढ़िया बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो हमारे कंट्री में भी होती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं अपने फेवर में, यानी कि अपने फेवर में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया कि जो जो मुझे पावर चाहिए, यानी कि जैसा मैं चाहता हूं उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यानी ये अपने फेवर में करेंगे तो किनकी राइट्स को छीन लेंगे, जनता यानी कि जो लोग हैं उनकी राइट्स को छीन लेंगे, सारा अपना फायदा देखेंगे। तो ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। सेकेंड चीज इन्होंने क्या की कि ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड। देखिए एक चीज समझिएगा, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड। हमारे कंट्री में भी देखिएगा कि दो, एक तरह से जो जीतती है वो रूलिंग पार्टी होती है और जो पार्टी नहीं जीत पाती वो ऑपोजिशन बना लेती है, आप पढ़े होंगे। तो ऑपोजिशन पार्टी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है। किससे क्वेश्चन करती है, रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करती है, और रूलिंग पार्टी अच्छे से क्या करती है, उसके कारण गवर्न करती है, क्योंकि उसको डर रहता है कि ऑपोजिशन पार्टी क्या करेगी, हमारे द्वारा किए गए सारे वर्क को जनता के सामने ला सकती है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी बहुत जरूरी है। यही ऑपोजिशन पार्टी देखिएगा रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करती रहती है। हमारे कंट्री में देखिएगा तो बीजेपी जैसे पावर में है, कांग्रेस क्या है, ऑपोजिशन बनाती है। तो आप देखिए कांग्रेस बराबर क्या करेगी, क्वेश्चन करेगी, एक तरह से एलिगेशन लगाएगी, ये देखिए ये गलत हो रहा है। तो बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी, ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो मतलब कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल ना कर पाए, अच्छे से रूल करे। ये भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी जो है उसी को क्या कर दिए, बोले कि बैन, ऑपोजिशन पार्टी को हम बैन करते हैं, हैरेस करते हैं। मुझे ऑपोजिशन पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, हम जो रूल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑपोजिशन पार्टी की क्या जरूरत। तो ये सबसे पहले क्या किया, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो थे उनको हैरेस कर दिया, उनको बैन कर दिया भाई साहब। तो दूसरा तो इन्होंने अनडेमोक्रेटिक काम ये कर दिया। थर्ड इन्होंने क्या किया कि मीडिया वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ, जो फोर्थ पिलर जो होता है वो मीडिया को कहा जाता है। मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से गवर्नमेंट द्वारा की गई एक तरह से आईना दिखा सके, मतलब लोगों के सामने क्या कर सके, सारी चीजें ला सके कि गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही। हमारे कंट्री में देखिएगा तो मीडिया क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन वगैरह हो, सारी इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 19 में दिया गया है कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहेगी और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है, कोई बात नहीं। ये बोला यहाँ पर कि मीडिया जो होगी यानी कि टेलीविजन, रेडियो, ये सारी चीजें ये कंट्रोल में रहेगी। किसके कंट्रोल में रहेगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यानी रॉबर्ट मुगाबे के कंट्रोल में रहेगी। मीडिया वही लिखेगी, मीडिया वही प्रिंट करेगी जो हम चाहेंगे, यानी मीडिया कुछ भी प्रिंट करने से पहले हमें एक बार दिखा देना होगा और हम देखेंगे कि हाँ ये ठीक है, नहीं ये गड़बड़ है, इसे काट दो। यानी हम बताएंगे कि मीडिया को क्या प्रिंट करना है। तो क्या मीडिया यहाँ पर निष्पक्ष है, इंडिपेंडेंट है, नहीं है। तो यानी मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया गया यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट वहां पर क्या किया गया कि जुडिशियरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। जुडिशियरी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत इंडिपेंडेंटली काम करती है। हमारे कंट्री में भी जुडिशियरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट, ताकि जनता अगर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो लोगों को यानी कि लोग वहां के वो कहां जाएंगे, जुडिशियरी के पास जाएंगे। और जुडिशियरी क्या करेगी, गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर सकती है, गवर्नमेंट को भी पनिशमेंट दे सकती है। यानी जुडिशियरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या किया गया, जुडिशियरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जुडिशियरी यहां पर कुछ भी करती थी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था। कहता हाँ ठीक है, तुम्हारी बात को हम उतना वैल्यू नहीं देते। यानी यहां पर जुडिशियरी को भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कि यहां पर जितने भी आप देख रहे हैं कि जो रॉबर्ट मुगाबे यानी कि रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट किया गया, उसमें सबसे पहला उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया अपने फेवर में, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया, तो ऑपोजिशन पार्टी जो वहां की थी उसको हैरेस कर दिया, बोला कि ऑपोजिशन क्वेश्चन नहीं करेगा मुझसे। मीडिया वगैरह जो था उसको इग्नोर किया जाता था और साथ में उसको कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट का, जो हम चाहेंगे वही तुम्हें प्रिंट करना है।
फोर्थ उन्होंने किया कि जुडिशियरी को इग्नोर कर दिया। यानी वो सारी चीजें ये उल्टा कर रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री में होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट को सही तरीके से रन कराने के लिए। और साथ में जो हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, वहां पर ऐसा गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम कंक्लूड एक बात तो कर ही सकते हैं कि वी कंक्लूड रहते कि पॉपुलर तो ये बहुत ज्यादा थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस में बहुत मतलब एक तरह से रोल प्ले किया, इनकी पार्टी ZANU-PF पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन ये बाद में क्या हो गए, एक तरह से पॉपुलर होने के बाद भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करने लगे। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो वी कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, और तब उस स्थिति में जो वहां के लोग हैं उन्हें फिर आगे आके क्या करना होगा, उनको प्रोटेस्ट करना होगा और उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से रिएक्ट करके फिर उसे चेंज करना होगा। यानी ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो इतना पॉपुलर थी, जनता को इतना फेथ था, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट क्लियर करने से पहले आपको एक बात समझा देता हूं बहुत अच्छे से, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। यानी रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ क्या होता है, इसको समझिए अच्छे से। देखिए रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉ क्या होता है, यानी आपके कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बना हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज पहले से बने हुए हैं, सारी कुछ पहले से निर्धारित है। गवर्नमेंट आ रही है और गवर्नमेंट किसके हिसाब से रूल कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है, जो जो सारी बातें हैं, उस बातों को, उन सारी प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रूल कर रही है, उससे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब रूल करेगी तो उसे बोलेंगे रूल ऑफ लॉ। एंड रूल बाय लॉ क्या होता है कि गवर्नमेंट जब कंट्री में रूल करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन अपने फेवर में अमेंडमेंट कर लेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसके हिसाब से चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने मतलब कि जो गवर्नमेंट है वहां पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रूल करने लगेगी, सारी प्रोविजंस अपने फेवर में कर लेगी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही मोल्ड करके चेंज करके रूल करेगी तो उसे बोलेंगे रूल बाय लॉ। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है, जिम्बाब्वे में क्या कर रहे हैं, रूल बाय लॉ कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तो अपने फेवर में ये सारी चीजें कर रहे हैं, यानी कि अपने फेवर में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर रूल बाय लॉ हो रहा है। जानते हैं हमारे कंट्री में एक बड़े बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि यानी कि जो सरकारें हैं यानी गवर्नमेंट है वो आती जाती रहेंगी, देश हमेशा रहना चाहिए, संविधान हमेशा रहना चाहिए। सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, आज है 5 साल के बाद फिर चेंज होगी, है ना, लेकिन देश हमारा हमेशा रहेगा, संविधान हमेशा रहेगा। यानी गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, गवर्नमेंट आई और उसको किसके हिसाब से रूल करना चाहिए, संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करना चाहिए। हमारा कंट्री पहले मतलब प्रायोरिटी देना है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल होना चाहिए। तो हमारे कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट कुछ भी अमेंडमेंट करती है तो जुडिशियरी उसे देखने के लिए, और हमारे यहाँ जो रूल होती है वो रूल ऑफ लॉ होता है। ठीक है, क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, यानी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल कर रहे हैं, और रूल बाय लॉ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन आप अपने हिसाब से जब बनाने लगते हैं तो उसे बोलते हैं रूल बाय लॉ, जहां पर जनता की राइट्स को आप छीनना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ होता है रूल ऑफ लॉ और एक रूल बाय लॉ। आई थिंक समझ में आ गया आपको डिफरेंस, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ क्या होता है। आप समझिए लास्ट पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का वो क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कैसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करेगी, रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहां कंट्री में जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लिमिट सेट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि कैसे गवर्नमेंट को रूल करना है, उस हिसाब से गवर्नमेंट रूल करेगी। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से ये फेवर करके मतलब अपने फेवर में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करके सारा कुछ रूल करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर पहले से है, वो गवर्नमेंट के पावर पर क्या कर दी, एक तरह से लिमिट सेट कर दी है, और गवर्नमेंट को उसी हिसाब से क्या करना है, रूल करना है। और साथ में जो सिटीजन्स का राइट है, सिटीजन मतलब वहां की जनता की जो राइट्स है, उसके राइट्स की भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारे कंट्री में देखिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स हमें क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से रेस्पेक्ट देते हैं, सुरक्षा देते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स हमसे गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, नहीं छीन सकती है। आर्टिकल 12 से 35 तक हमें क्या मिला है, फंडामेंटल राइट्स मिला है, और ये फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती।
तो यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होना चाहिए कि जो विद इन एक तरह से लिमिट सेट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके हिसाब से रूल करना चाहिए, और साथ में जो है सिटीजन्स के राइट्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये सारी चीजें रूल ऑफ लॉ आई थिंक समझ में आएगी। रूल ऑफ लॉ क्या कहा जा रहा है और किसकी राइट्स की रेस्पेक्ट यानी सिटीजन्स की राइट्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जो फोर्थ फीचर हमारे डेमोक्रेसी का था। ये फीचर हमारे चारों अच्छे से क्लियर हो गया है, एक एक करके हमारा क्लियर कर लिए हम लोग फीचर्स। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से जो एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी और डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी यानी आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी को समझेंगे, और उसके बाद ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आई लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।